शुभ प्रभात। मैं क्षमा सिंह ज्ञानदीप अकेडमी से आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने हमारा वसंत भाग 2 के पहले अध्याय हम पक्षी उन्मुक्त गगन के नामक चिड़िया का पठन पाठन कर लिया। आज हम शुरुआत करते हैं हमारे पाठ 2। देख लीजिए, दिनांक 17/4/2020, कक्षा 7, विषय हिंदी, पाठ 2, प्रकरण दादी माँ। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है दादी माँ, जो एक कहानी है और जिसके लेखक शिव प्रसाद सिंह जी हैं। ठीक है बच्चों, फिर से देख लीजिए। आज हम हिंदी पाठ 2 दादी माँ कहानी का पठन पाठन करेंगे और इस कहानी के लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। शिव प्रसाद सिंह जी का जन्म 19 अगस्त सन 1928 ईस्वी में काशी के जलालपुर गांव में हुआ था। जी हाँ बच्चों, ये हमारे ही क्षेत्र के अपने जिले के निवासी थे। इनका जन्म 19 अगस्त सन 1928 काशी के जलालपुर नामक गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु देखिए, मृत्यु 28 सितंबर सन 1998 में हुई। बच्चों, मैं बता दूं कि दादी माँ कहानी के लेखक जो शिव प्रसाद सिंह जी हैं, इनका पठन पाठन काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुआ और ये वहाँ प्रवक्ता पद पर आसीन भी रहे। लंबे अवधि तक प्रोफेसर पद पर कार्य करने के बाद, रिटायरमेंट के बाद, इन्होंने मतलब बहुत सारी रचनाएं लिखी जिन पे इन्हें तरह तरह के पुरस्कार मिले। बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं और हमारे जिले के हैं, तो इनके बारे में आप थोड़ी और जानकारी अपने तरफ से प्राप्त कीजिए। अब आते हैं हम अपने प्रकरण दादी माँ कहानी का पठन पाठन। तो देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं, कहानी है दादी माँ और लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह जी। पढ़िए, मैं पढ़ती हूँ, आप लोग भी ध्यान दें। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। देख लीजिए बच्चों, कमजोरी ही है अपनी, अपने बारे में बता रहे हैं लेखक कि अब मेरी कमजोरी ही है, पर सच है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी, यानी 20 वर्ष के हो जाने के पश्चात भी, 20 वर्ष यानी बड़े हो जाने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है, अर्थात उदास हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र जो कि बनते हैं कि मतलब मेरे वो बहुत शुभचिंतक हैं, मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता का मतलब अपने अनुकूल स्थिति का न होना से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि मैं परिस्थितियों से घबरा जाता हूँ और ऐसा कहकर मैं पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ, शीतल, किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। लेखक कहते हैं कि ठीक है, जिसके लिए मेरे दोस्त भी मेरा मजा लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि बीती बातों को भी याद करके ये घबराता रहता है, तो मैं अब उन चीज़ों को याद न करूँगा, न सोचूंगा। लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से कुछ चीज़ें हैं जो बरबस यानी अपने आप से मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों, शरद यानी सर्दी का जो मौसम होता है, उसमें जो चंद्रमा की किरणें आती हैं वो बहुत शीत यानी ठंडी होती हैं और शीतलता प्रदान करने वाली होती हैं। उसी तरह से जो मेरे आंखों के सामने एक चित्र उभरती है, वो चंद्रमा के समान, शीत किरणों के समान स्वच्छ, शीतल, किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। यानी एक शख्सियत जो कि लेखक के जीवन में बहुत महत्व रखता है, उनकी दादी माँ की एक साफ सुथरी और शांतिदायक, शीतलदायक छवि उनके आंखों के सामने नाच उठती है। बच्चों देखिए, धुंधली छाया का मतलब कि जब हम किसी को याद करने की कोशिश करते हैं और उसकी एक छाया सी हमारे आंखों के सामने आ जाती है, जो क्लियर नहीं होती, धुंधली होती है, लेकिन फिर भी एक आकृति हमारे आंखों के सामने आ जाती है। उसी के बारे में बता रहे हैं लेखक। आगे देखिए, मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार
यानी कि सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है उनके बारे में। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही लोरे ले रहा है, मतलब बरसात के मौसम आ गए हैं और मेरे गांव के चारों ओर पानी ही लोरे ले रहा है। जैसे लग रहा है कि बरसात में गांव में या शहर में कहीं भी गड्ढे, नाली, गली, हर जगह पानी भर जाते हैं। तो वैसे ही लेखक को अपने बचपन की बातें याद आती हैं कि कैसे मेरे गांव में क्वार के महीने में चारों तरफ जल ही जल हिलोरे ले रहे हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें। देखिए बचपन के दिन याद करते हैं लेखक, कहते हैं दूर के सिवान यानी दूर के नाले, सिवान यानी यहाँ नाले, सिवान का अर्थ खेत से नहीं, यहाँ नाले से है। दूर के नाले से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें। मोथा और साई एक प्रकार की घासें हैं, घेऊर और बनप्याज की जड़ें। आप लोग भी अगर कोई अगर गांव से बिलोंग करता है तो जानेंगे कि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के महीनों में क्या होता है, नदी, तालाब जो भी है उसमें पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, अगल बगल भी पानी संचित हो जाता है। और बनप्याज, जैसे कि नदी और तालाब में पाए जाने वाली कुछ घासें हैं विशेष प्रकार की, उनकी जड़ें तथा नाना प्रकार के बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। बरसात का सीजन बीतने वाला है लेकिन पानी अभी भी इकट्ठा है और उसी पानी में सड़ी हुई घासों की बदबूदार जो गंध है वो उनसे निकल रही है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है। रास्तों के जो छोटे छोटे गड्ढे हैं उनके कीचड़ अब सूखने के कगार पर आ गए हैं, यानी बरसात बीतते बरसात का वर्णन है। बरसात के बाद अब शरद ऋतु आने वाली है, उसके जस्ट पहले वाले महीने का वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों, रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। आप लोगों का पता नहीं बच्चों, लेकिन मैंने भी बचपन में ये काम किया है, सच में किया है कि गांव में पानी भर जाता, माँ के मना करने के बाद भी उन पानियों में मैं खूब कूदती थी। मुझे उम्मीद है आप लोग भी ऐसा अपने बचपन में करते ही होंगे। लेखक ने भी किया था, उसी का वर्णन है यहाँ। गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। कहते हुए लेखक बहुत सी यादों में डूब जाता है। कहता है अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। बिल्कुल, सर्दी के मौसम में शरद ऋतु की जो विशेषताएं होती हैं, गर्मी में गर्मी की, इसी तरह से आषाढ़ में आम और जामुन न मिले। आषाढ़ यानी गर्मी के उमस वाले जो गर्मी के दिन होते हैं। जामुन, आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा